हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों वाला हिस्सा देखेंगे। इससे पहले भी 3 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। संविधान का जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें से अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस पहले देखिए, उसके बाद फिर ये शक्तियों वाला हिस्सा स्टार्ट करिएगा। तो आज हम लोग शक्तियों वाला हिस्सा जो है वो देख रहे हैं। तो मैं 6 प्रकार की शक्तियाँ आज हम लोग राष्ट्रपति का पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहली राष्ट्रपति की शक्ति है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53(1) में कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति जी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब किन की नियुक्ति करते हैं इस तरीके के देखना है हमको। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। देखिए, बहुमत दल, हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, निर्वाचित करते हैं, हम लोग सांसदों को वोट देते हैं। वो सांसद मिल के क्या चुनते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, उसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। और उसके अतिरिक्त जब प्रधानमंत्री जी नियुक्त हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और ठीक है, अब देखिए, महान्यायवादी, इसके अतिरिक्त किसकी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी। देखिए, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, महान्यायवादी क्या चीज़ है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ उनकी शक्तियों को बता रहा हूँ, तो इसको मैं टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की कार्यकारी। देखिए, ये देखना है कि किन की नियुक्ति जो होती है वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है और क्या क्या शक्ति के अंतर्गत आती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी जो होता है उनके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। उसके अतिरिक्त प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत तक का अर्थात मतलब क्या, प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक। ठीक है, प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक, वो जब चाहें तब इनको हटा सकते हैं उनके पद से, मतलब इस तरीके की चीज़। प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा तक पद धारण करते हैं। ठीक है, और वेतन का निर्धारण भी महान्यायवादी के कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अतिरिक्त कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ मैं पूरे डिटेल में नहीं लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या होता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक भी होता है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए कि इनकी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। इसके अतिरिक्त यूपीएससी, यूनियन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की नियुक्ति, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन, ठीक है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है कि किनकी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये देखिए किनकी आती है, ध्यान से देखिए। इसके अतिरिक्त अब देखिए, अनुसूचित क्षेत्र। देखिए, कोई भी देश में कहीं भी अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है, अनुसूचित क्षेत्र की अब 5 कैटेगरी होता है उसका, अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने का, कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसके 5 कैटेगरी होते हैं, मतलब 5 रिक्वायरमेंट वो क्षेत्र पूरा करता हो तब। जैसे कि वहाँ वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होना चाहिए, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, बहुत पिछड़ा क्षेत्र होना चाहिए, इस तरीके की कैटेगरी होती है। तो उनको अगर फुलफिल करता है तो कोई भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार और उसके प्रशासन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त SC, ST और OBC आयोग का गठन भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, देखिए, विधायिका जब प्रस्ताव, ठीक है, विधायिका के प्रस्ताव और संघ की प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांगते हैं। देखिए, संसद में कोई भी प्रस्ताव लंबित है, ठीक है, कोई भी
डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वो लंबित है, उसमें देरी हो रहा है, कोई भी विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, विधायिका में कोई भी प्रस्ताव लंबित है, तो उसकी जानकारी, ठीक है, और संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित और जो गवर्नमेंट में प्रशासनिक काम हो रहे हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी हो, विधायिका से संबंधित कोई भी जानकारी हो या कोई भी प्रशासन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो प्रधानमंत्री से मांगने का अधिकार है उनको। प्रधानमंत्री को उनको जानकारी देना पड़ेगा उसके बारे में राष्ट्रपति के मांगने पर। तो ये जो मांगने का अधिकार है वो कार्यकारी शक्तियाँ मांगने, जो प्रधानमंत्री से जो मांगने की शक्ति है वो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय परिषद, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यों के मध्य विवाद जो होता है वो विवाद न हो, विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब राज्यों के बीच के विवाद को ये करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो उस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन उन राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अतिरिक्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। भारत सरकार के जितने भी शासन से संबंधित काम है, शासन से संबंधित काम, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं भारत सरकार की ओर से, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर विधायी शक्तियाँ इतने ही हैं, कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत इतना ही चीज़ें आती हैं। इनके किनका नियुक्ति होता है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो पीएससी है, स्टेट पीएससी, लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में पीएससी है तो पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जो होता है वो पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो ये होती है कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब किन किन की नियुक्ति करते हैं मैंने इसको बता दिया, ठीक है। दूसरा होता है विधायी शक्तियाँ, ठीक। अब विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? विधायी शक्ति के अंतर्गत देखिए, संसद में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, 3 सत्र होते हैं। तो तीनों सत्र को संसद के जो सत्र होते हैं उसे आहूत करना मतलब संसद के सत्र बुलाना। ये आर्टिकल 85 में बताया गया। संसद के सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संसद का सत्र आहूत करने का मतलब बुलाने, और सत्रावसान करना, समाप्त करना, सदन का सत्र समाप्त करना, और विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना। विघटन का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से उसे भंग कर देना, ठीक है। भंग कब होता है? जब विश्वास मत हासिल करने में लोकसभा जो है, जो मेजॉरिटी वाला जो पार्टी है, ठीक है, जो बहुमत दल है, वो अपना विश्वास मत खो चुका हो, ठीक है, या विश्वास प्रस्ताव लाया हो तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उसको विघटन करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है, भंग करना पड़ता है। तो उसी को विघटन करने का काम लोकसभा को राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति होती है। विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। क्या क्या काम करता है राष्ट्रपति? संसद का सत्र बुलाता है यानी आहूत करता है, सत्रावसान करता है यानी समाप्त करता है, और विघटन करता है यानी भंग करता है, ठीक है। ये तीनों शक्ति राष्ट्रपति के पास रहती है। लेकिन एकमात्र शक्ति, स्थगन की शक्ति, लोकसभा अध्यक्ष के पास रहती है। जब मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा लोकसभा अध्यक्ष, तो उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। स्थगन का मतलब कुछ देर के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन डिले कर देना, सत्र को डिले कर देना। मतलब कोई भी बैठक हो रही है उसको डिले कर देना, वो मतलब स्थगन कहलाता है। वो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है। बाकी जो आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी विधेयक जो होता है, विधेयक वो पारित न हो रहा हो, दोनों के बीच मतभेद चल रहा हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच किसी भी प्रकार से विवाद चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी विधेयक वहाँ पारित न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुला देगा, जॉइंट अधिवेशन, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर क्या होता है कि दोनों सदन एक साथ बैठेंगे और उस विधेयक पर निर्णय लेंगे। ये संयुक्त अधिवेशन होता है। इस पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, जिस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये पार्ट भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अब जो आम चुनाव होता है, ठीक है, आम चुनाव का मतलब जो राष्ट्रपति का, मतलब जो भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का नहीं, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, जो आम चुनाव है, वो आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र आएगा, जैसे कि मान लो जाए दिसंबर में आम चुनाव हुआ और उसके 2 महीने बाद पहला सत्र, पूरे वर्ष का पहला सत्र,
ठीक है। जो बजट सत्र होता है वो पहला सत्र होता है। तो चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद जो बजट सत्र आएगा, पहला सत्र आएगा उसकी, ठीक है, तो बजट सत्र का में जो भाषण देते हैं ना, बजट सत्र और वर्ष का प्रथम सत्र, ठीक है, आम चुनाव के बाद का प्रथम सत्र, चुनाव हुआ दिसंबर में, उसके बाद प्रथम सत्र, या कभी भी चुनाव हुआ, जैसे अगस्त में चुनाव हुआ तो फिर मानसून सत्र आएगा उसके बाद, ठीक है। तो चुनाव होने के बाद के प्रथम सत्र और वर्ष के पहले सत्र, ठीक है, चुनाव नहीं चल रहा है तो भी जो वर्ष में जो पहला सत्र आता है उसका, ठीक है, वर्ष के प्रथम सत्र में जो होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है। प्रथम सत्र को आहूत करने का काम कौन करते हैं? वैसे तो सभी सत्र को आहूत राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वर्ष के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद पहले सत्र में राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण होता है, जो आर्टिकल 87(1) में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी लंबित विधेयक है, कोई भी लंबित विधेयक है ना, उससे संबंध में संसद को वो संदेश भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उसके संबंध में संसद को जो रहते हैं राष्ट्रपति जी क्या होता है, संदेश भेज सकते हैं कि इसको जल्दी पारित कीजिए, या कोई भी सुझाव दे सकते हैं, वो संदेश भेज सकते हैं। यही शक्ति विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, उसके अतिरिक्त क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के देखिए, लोकसभा के पहले देखिए लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में तो क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है। लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो गया, तो उसके अध्यक्षता है ना, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन के किसी भी सांसद को, ठीक है, संसद के किसी भी सांसद को अध्यक्षता सौंपते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो संसद के किसी भी सदन को अध्यक्षता सौंपेंगे लोकसभा में। वैसी राज्यसभा में अगर कहीं सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो गया किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसमें से किसी भी सांसद को अध्यक्षता सौंपेंगे, ठीक है। ये जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्य, आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए, ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नॉमिनेट करते थे वो समाप्त हो चुका है, वो लोकसभा में जो 2 सदस्य नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जिसे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करना अब समाप्त कर दिया गया, प्रावधान को 2020 से वो प्रावधान हट गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले ऐसा प्रावधान था कि एंग्लो इंडियन, पहले तो देखिए एंग्लो इंडियन क्या होता है ना, एंग्लो इंडियन सदस्य क्या होते हैं, देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड का शासन रहा है भारत में बहुत समय तक। उसके पहले देखिए, इंग्लैंड के शासन आने के पहले कौन कौन आए थे शासन करने के लिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीस, ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या है, कौन आए, फिर पुर्तगाल आए। तो देखिए, जो लोग भी शासन करने के लिए भारत में आए, तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया भारत के लोगों से, स्त्रियों से, ठीक है। तो जो ब्रिटेन से आए, ये लोग सब यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, तो यूरोपियन कंट्री से ये लोग आए थे, और यहाँ पर कई भारत की स्त्रियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और उसके बाद जब ये लोग गए वापस, सब छोड़ के, देश छोड़ के, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन स्त्रियों को यहीं छोड़ दिया, ठीक है, जिनसे इन्होंने विवाह किया था। तो उन विवाहित स्त्रियाँ क्या कहलाएंगी, आंग्ल भारतीय, इंग्लैंड मतलब एंग्लो इंडियन कहलाएंगी, ठीक है। और उनकी एक तो वो और उनकी संतान हुई, तो वो सब एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, न कि कोई भी कंट्री के। यूरोपियन कंट्रीज़ के से जो लोग आए थे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भारतीय हैं उन लोगों ने यहाँ आए, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीस लोग आए, यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद वो लोग जो छोड़ के चले गए, तो जिनको छोड़ के गए वो लोग क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो वो एंग्लो इंडियन को 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा में वो 2 सदस्यों को अब नॉमिनेट नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, ये उनकी विधायी शक्तियाँ हैं, ये बना हुआ है। इसके साथ साथ जैसे कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, उसमें भी 1 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, वो भी खत्म हो गया है। अब आंग्ल भारतीय सदस्यों को नॉमिनेट न विधानसभा में किया जाता है, न लोकसभा में किया जाता है। अब देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो किस किस क्षेत्र से होने चाहिए, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ये उनकी विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त निर्हरता विवाद, ठीक है, देखिए निर्हरता विवाद, चुनाव में कोई भी व्यक्ति निर्हर है,
वो एलिजिबल नहीं है चुनाव में खड़े होने के लिए इलेक्शन में, ठीक है, या फिर चुनाव हो गया है और उसके बाद ये पता चलता है, कोई कंप्लेन करता है कि ये चुनाव में खड़े होने के लिए एलिजिबल नहीं था, ये जो भी रिक्वायरमेंट था उसको पूरा नहीं कर रहा था, तो उसमें जो निर्भरता विवाद है उसका निपटारा कौन करते हैं, उसकी अंतिम सुनवाई राष्ट्रपति जी करते हैं, जिसे चुनाव आयोग के, ठीक है, चुनाव आयोग के परामर्श पर, ठीक है, चुनाव आयोग से परामर्श लेंगे और राष्ट्रपति निर्भरता विवाद का निपटारा करेंगे, मतलब निर्भरता विवाद की सुनवाई करेंगे, उनका जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि लोकसभा में दल बदल कानून जो होता है, दल कोई आदमी एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जा रहा है तो दल बदल को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। दल बदल कानून के तहत अगर कहीं निर्योग्यता का प्रश्न उठ रहा है तो उसके विवाद का निपटारा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं, निर्भरता विवाद की सुनवाई करना। कुछ विशेष विधेयक, जैसे कि देखिए कुछ विशेष विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ठीक है, स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे कि धन विधेयक है, उसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे ही संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त संचित निधि से संबंधित विधेयक, नए राज्य के निर्माण संबंधित विधेयक और सीमा परिवर्तन, राज्यों की सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो इससे संबंधित विधेयक कोई भी लाना है संसद में तो उसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है उन विधेयकों के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी भी विषम परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। विषम परिस्थितियाँ, अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश तब जारी होता है जब लोकसभा सत्र में ना हो, राज्यसभा सत्र में ना हो या वो दोनों सत्र में ना हो, लोकसभा सत्र में नहीं है, राज्यसभा सत्र में नहीं है या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तब उस कंडीशन में कोई आकस्मिक कोई काम आ गया जिसके तहत कोई इमरजेंसी में कोई कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत उस अध्यादेश की उतनी ही पावर्स होते हैं, उस अध्यादेश के उतने ही पावर्स होते हैं जितना एक कानून के होते हैं। अब उसके बाद जब पहला सत्र आएगा, अध्यादेश पारित करने के बाद जो पहला सत्र आएगा उसमें उस कानून को पारित कराना पड़ेगा अध्यादेश को, नहीं तो अध्यादेश जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अतिरिक्त कैग का, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का और वित्त विभाग का प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखवाते हैं, ठीक है। जो इन लोगों की रिपोर्ट है उसको संसद के समक्ष रखवाने का काम जो है, ये शक्ति जो है उसको रखवाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये हो गया विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति के बाद क्या आता है, तीसरे नंबर पर वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। देखिए धन विधेयक जो होता है, मैंने आपको बताया धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जाता है, ठीक है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती कि हम लोग धन विधेयक लाना चाहते हैं, उसके बाद भी सदन में रखा जाता है, ये उनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त बजट को सदन में रखवाने का, बजट को प्रस्तुत करवाने का, बजट को प्रस्तुत कौन करते हैं, वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो बजट प्रस्तुत करेंगे लेकिन उनको अनुमति देना, ठीक है, उनको बजट प्रस्तुत करवाने का जो उत्तरदायित्व है, जो उसका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक निधि, देखिए 3 तरीके की निधि होती हैं, 3 प्रकार की निधि होती है, एक संचित निधि, एक लोक लेखा निधि, एक आकस्मिक निधि। ये पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है, अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसमें देखिए आकस्मिक निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि में जो होता है वो कोई भी इमरजेंसी आ गया देश में, जैसे कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया या किसी भी तरीके की राष्ट्रीय आपदा आ गई, तो अपने को क्या करना है कि फाइनेंस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पैसे को अगर संसद से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर संसद में अगर कहीं सत्र बैठाएंगे और उसको पारित करवाते रहेंगे संसद से तो 1 महीने का सत्र टाइम लग जाएगा। तो आकस्मिक रूप से अगर कहीं राष्ट्रीय आपदा आ गई है और उसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि होता है, एक फंड होता है आकस्मिक निधि, उससे राष्ट्रपति जी पैसा देते हैं। तो उससे पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है इससे पैसा देने का। इसके अतिरिक्त अनुदान की मांग पर, है ना, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही रखा जा सकता है। ये बजट वाले पोर्शन में मैं बताऊंगा अनुदान की मांग क्या होती है, ठीक है। तो अनुदान की मांग जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही सदन में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग का गठन या वित्त आयोग के, ठीक है, वित्त आयोग का गठन की शक्ति राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ आती हैं, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब देखिए कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति, ठीक। कूटनीतिक शक्ति क्या होता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते, किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि करना है, कोई विवाद हो गया, लड़ाई हो रहा है, उसके बाद संधि करना है देश से, ठीक है, या फिर युद्ध को समाप्ति करना है या युद्ध को प्रारंभ करना है,
इसकी अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये युद्ध समाप्त होता है और प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते, युद्ध की प्रारंभ या युद्ध की समाप्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही होता है। ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत है। उसके पावर, समाप्त करने का पावर, प्रारंभ करने का पावर, ये सब राष्ट्रपति के पावर्स हैं, लेकिन इसकी संसद की अनुमति आवश्यक होती है इसमें, लेकिन पावर जो है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है। देखिए, जो भारत है वहाँ से राजदूत रहेगा, ठीक है, भारत का राजदूत, भारत जो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं उसमें आईएफएस एक सर्विस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज पे जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, राजदूत बन के जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। तो उन राजदूतों की नियुक्ति जो होती है, राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद, राष्ट्रपति जी उनको साइन करके देंगे उनके इसमें, तो भी उनकी नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं कहीं भी जाने के लिए, पासपोर्ट और वीज़ा, तो पासपोर्ट पे भी भारत सरकार का सिग्नेचर रहता है। देखिए, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं जा सकते, पासपोर्ट के बिना। तो देखिए, पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट, भारत से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी दूसरे कंट्री में हम लोग इंटर कर रहे हैं तो वहाँ जो रहता है हम लोग को वीज़ा बनवाना पड़ता है, इंटर करने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता है, तो वीज़ा, ठीक है। तो पासपोर्ट में राष्ट्रपति की आवश्यक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, कोई भी राजदूत जो है दूसरे देश से आया है, भारत में आया है, तो उसका परिचय कौन लेता है, उसका स्वागत करता है और परिचय लेने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं कि एग्जाम में आया भी है ये, ठीक है। उस उच्चायुक्त की या राजदूत, जो दूसरे कंट्री से राजदूत आया है, उसका परिचय लेने का काम भी राष्ट्रपति के सामने जाएगा, वो परिचय देगा अपना, उसका काम भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बता दिया, इंडिया से विदेश जाते हैं राजदूत, और विदेश से अगर भारत आए हैं तो फिर उसका राजदूत की नियुक्ति जो है वो मतलब राष्ट्रपति करते हैं, जो बाहर जाने वाले रहते हैं उनका। इसके बाद देखिए, 5वां नंबर का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। उन तीनों सेनाओं का प्रमुख एक बना दिया गया है, तीनों का, तीनों सेनाओं के इंडिविजुअल प्रमुख होते हैं। उसके बाद उनका प्रमुख कौन होता है, सीडीएस, ठीक है, सीडीएस का पद निकाला गया है अभी। उसके बाद उससे ऊपर कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। उससे ऊपर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सैन्य शक्तियों का सर्वोच्च सेनापति के कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, और इसके अतिरिक्त सैन्य शक्तियों के अंतर्गत, ठीक है, युद्ध की समाप्ति और घोषणा। देखिए, मैंने बता दिया था कि युद्ध की समाप्ति और युद्ध के प्रारंभ करने की घोषणा सैन्य शक्ति के अंतर्गत आती है। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करने और समझौते करने हैं तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं वो कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन मैंने जो बताया था, ठीक है, युद्ध को समाप्त करने और युद्ध को प्रारंभ करने की शक्ति सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त, हाँ ठीक है, इसमें भी संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, और समाप्त करने पे और युद्ध को प्रारंभ करने के पहले संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो रहती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये आपातकालीन परिस्थितियों में, देश में आपातकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर ये आपातकाल लगाया जाता है। इन आपातकाल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा देखेंगे कि किस किस कंडीशन में आपातकाल हो जाता है। ये भी ये समझिए कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 3 आपातकाल आता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये समझिए, ठीक है। अब ये याद रखिएगा। तो आज जो है वो हम लोगों ने राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। और भी इनकी शक्तियां हैं, जैसे कि वीटो शक्तियां हैं, क्षमादान शक्तियां हैं, और भी अन्य शक्तियां हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।